नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज शुक्रवार यह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का अगला भाग ले आई हूँ। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको बता दूँ, कहानी का शीर्षक है सतीश दास मर गया। लेकिन कहानी का मुख्य पात्र सतीश दास ना होकर उसकी बीवी अमिता है। सुनते हैं, आइए कहानी सतीश दास मर गया। कहानी में क्या है क्या नहीं है ये तो कहानी सुन के ही पता चलेगा। मोहल्ले में जिसने भी सुना उसकी आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गईं। सतीश दास मर गया। विस्मय की बात यह नहीं है कि मरियल दुबला पतला सा सतीश दास मर गया, बल्कि विस्मय की बात यह थी कि वह अपनी बीवी के लिए पूरे 5.5 लाख रुपए छोड़ गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पैबंद लगे, अधमैले कपड़े पहनने वाले, रोज पुराना सर छाता बगल में दबाकर सवेरे घर से निकलने, रात में देर से लौटने वाले सतीश के बैंक के खाते में 5.5 लाख की मोटी रकम जमा होगी। गली के बड़े बूढ़े सिर हिला हिला कर कहने लगे, इसे कहते हैं तकदीर। अच्छा खाना पहनना भाग्य में लिखा नहीं था, पर बीवी को लखपति बना गया। कुछ ने मन ही मन अफसोस भी किया कि पहले पता रहता तो किसी बहाने कुछ रकम कर्ज में ऐंठ लेते। अब कौन आता वसूल करने। जीते जी तो सभी सतीश की उपेक्षा से देखते रहे। कोई खास ध्यान भी ना देता, जैसे वह कोई कबाड़ हो। किसी से न घनिष्ठता, न कोई सामाजिक व्यवहार। देर रात चुपचाप घर आना, खाना खाकर सो जाना और सवेरे 8 बजे तक बाहर। मोहल्ले के लोगों को इतना पता था कि सतीश दास थोक की कपड़ों की मंडी में दलाली किया करता है। कुछ को यह भी पता था कि वह जब तक शेयर मार्केट में भी जाया करता था। जो हो, सच्चाई अपनी जगह ठोस थी। पत्नी के नाम 5.5 लाख रुपए निश्चित थे। आमतौर पर बैंक वाले ऐसी बातें खुद नहीं बताते, नॉमिनी को खुद दावा करने जाना पड़ता है। पर वह तो बैंक का क्लर्क सुभाष उस गली में ही रहता था। उसी ने बात फैला दी। अमिता के घर यह सूचना देने सुभाष निजी रूप से गया था और इसी के चलते गली भर को मालूम हो गई थी यह बात। वह नातेदार पड़ोसी जो कभी उसके घर में झांकते तक ना थे, वह भी आकर सतीश के गुणों का बखान करने लगे। गली वालों ने एक मत से मान लिया कि सतीश जैसा निरीह साधु प्रकृति आदमी नहीं मिलता है। अपने काम से काम, किसी की निंदा, न चुगली न झगड़े। यहाँ तो 4 पैसे पाते ही लोग फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। अमिता तो बेचारी चकराई हुई थी। यह क्या हो गया वह समझ ही नहीं पा रही थी। उसे सहारा देने दूर मोहल्ले के मायके से माँ, बहन और भाई भी आ पहुँचे। बाद में पिताजी भी आ गए। आते ही माँ ने नाती को गोद में उठा लिया। बाकी सब भी अमिता के 4 साल के बेटे राहुल को हाथों हाथ लिए रहते। माँ ने प्यार से माथा सहलाते हुए कहा, अरे बेटी उदास ना रहो, जो होना था वह हो गया। तुम्हें जिस तरह उदास देखकर मुझे बहुत दुख होता है। पिता ने भी खांस खसा खा कर कहा, न हो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ चलकर हमें वहीं रहे। यहाँ अकेली कैसे रहेगी? हम लोग भी कब तक यहाँ रह सकेंगे बेटा? और यह घर? अमिता पूछ बैठी। अरे किराएदारों की कमी है का? और कोई नहीं तो तुम्हारे मामा रघुपति को ही रख देते हैं। अपना आदमी घर में रहेगा तो अच्छा ही होगा। सुनते हो जी, माँ बोली, बेटी की सुनी कलाई देख मुझे तो बड़ा बुरा लगता है। ऐसी हालत में शीशी की नहीं तो सोने की चूड़ियाँ तो पहनी ही जाती हैं। ज़रा सुखनार सुनार को कल बुलवा देते। ज़रूर कल ही बुला देता हूँ। अमिता ने स्थायी रूप से मायके जाकर रहना पसंद नहीं किया। यह उसके पति का अपना घर है। पति के 5 साल यहीं तो बीते हैं। फिर राहुल भी यहीं पैदा हुआ है। जाहिर है भावनाओं के जोश में उसने बाप के घर जाकर रहने से मना कर दिया। सुभाष जी के प्रयास से वह बैंक में मैनेजर से मिलकर पति के खाते की स्वामिनी कागज पत्रों पर हो गई। पासबुक, चेकबुक मिल गई।
और फिलहाल ज़रूरी खर्चों के लिए उसने 25,000 की रकम भी बैंक से निकाल ली। अब वह पहले वाली निरीह गृहिणी अमिता नहीं, बल्कि अधिकार भाव रखने वाली संपन्न अमिता है। राहुल को नगर निगम स्कूल से हटाकर पास के ही एक अच्छे पब्लिक स्कूल में दाखिला करा दिया। अब उसे स्कूल की बस लाती ले जाती है। बेटी घर में अकेली कैसे रहोगी, यह सोचकर माँ और छोटी बहन वीणा वहीं रहने लगी। वीणा वहीं से स्कूल पढ़ने जाने लगी। छोटा भाई भी रोज 1-2 बार आकर पूछ जाता। अब एक काम वाली रख ली गई, वरना पहले अमिता ही चौका बर्तन से लेकर साफ सफाई सब काम करती थी। अमिता का मायके का रुख देखकर पास पड़ोस की औरतों ने आना लगभग छोड़ सा दिया। अमिता और उसके मायके वालों के मोहल्ले भर में कटु आलोचनाएं होने लगी। पैसा क्या मिला, दिमाग आसमान पर चढ़ गया है। कोई पूछे, तमाम दुनिया में तुम ही एक अनोखी लखपति हो क्या? हम तो हालचाल पूछने खड़ी दो घड़ी बातचीत करने जाते हैं, लेकिन घर वाले यूँ घूर कर देखते हैं जैसे कुछ चुराने या मांगने आए हों। लानत भेजो जी, तुम देखना घर वाले सारा पैसा चूसकर अमिता को छोड़ देंगे। पड़ोसियों की इन बातों से अमिता अनजान नहीं थी। माँ ने अफसोस से कहा, कैसा सूना सूना लगता है बेटी का गला। बेटी मेरा हार यूं ही पड़ा है, ठहरो ला देती हूँ, गले में कुछ डाले रहो। यही माँ है, यही माँ है। अभी 2 साल की ही तो बात है। सतीश के साथ एक विवाह में अमिता को जाना पड़ा था। यूँ तो वे कहीं साथ जाते नहीं थे, लेकिन एक थोक कपड़ा व्यापारी सतीश के खास दोस्त थे। उनके घर विवाह में सब परिवार वहाँ निमंत्रित थे। अमिता के कानों में हल्के रिंग थे, लेकिन कलाई और गले में भी तो कुछ चाहिए। सूना गला नहीं जचता था। माँ से हार मांगने गई थी कि शादी में पहनेगी और वापस कर देगी, लेकिन माँ ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया था कि शादी ब्याह की भीड़ में कोई छीन कर भाग जाएगा तो। और आज वही माँ उसके सूने गले में अपना वही हार डालने को बेचैन है। माँ में कितनी कटु बातें उमड़ी, लेकिन वह बोली, नहीं माँ, वह पुराने फैशन का हार मुझसे नहीं पहना जाएगा, मैं हार बनवा लूँगी। कई बार सतीश से वह झगड़ी थी। कहीं आना जाना हो तो गले में कुछ तो चाहिए, वह चुपचाप सुन लेता। माँ ने सुनार से अमिता के खर्चे पर ही उसे सोने की 4 चूड़ियाँ ज़बरदस्ती बनवा दी थी, लेकिन वह दोपहर में बिना कुछ बताए किसी को घर से निकल पड़ी। जौहरी बाजार देखा हुआ था। रिक्शे से सीधी वहीं पहुंची और एक दुकान में घुस गई। दुकानदार ने हार दिखाए। दाम पूछकर उसने एक हल्का सा किंतु कीमती हार चुन लिया। सोने की शुद्धता गारंटी दुकानदार ने खुद दे दी और साथ में यह भी कहा, बहन जी, इसे आप अपनी ही दुकान समझें, कुछ भी लेना देना है तो आना हो तो हम सेवा के लिए ही हैं। अमिता लौटी। मन में एक तृप्ति थी। रुपया भी क्या चीज़ है। उसके मन में एक सुखद अनुभूति थी। हार देखकर माँ और बहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अमिता मन में सोचने लगी, रुपए के लिए वो बेचारे ज़िंदगी भर खटते रहे, मेहनत की, ना अच्छा खाया पिया ना पहना, और मुझको लखपति बना गए। उसका मन भर आया। वह सतीश की फ़ोटो के आगे सिर झुकाकर बुदबुदाई, तुम्हारे मेहनत के पैसों का ध्यान रखूँगी, यूं ही बर्बाद ना होने दूंगी। अपने पराए बहुत पहचान में आ रहे हैं, पैसा सबकी कलई उतार देता है। पिता नगर निगम की क्लर्की से रिटायर हुए थे। पेंशन से घर चलाना कठिन होने पर कपड़ा मंडी में उन्होंने एक दुकान में बही खाता लिखने का काम संभाल लिया था। वह एक दिन घबराया हुआ है। बताया कि बरसों पहले ऑफिस के एक मित्र क्लर्क को बैंक से लोन लेने में उन्होंने अपनी ज़मानत दी थी। पूरा कर्जा वसूल ना हो पाया। मित्र रिटायर होकर जाने कहाँ चला गया है पता नहीं लगता, और बैंक वालों ने उन पर दावा दायर कर दिया है। अब 15 दिनों में रकम जमा ना करने पर घर का सामान नीलाम करा लेंगे या मुझे जेल यात्रा करनी पड़ेगी। पिता के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। माँ रोने लगी। कितनी रकम का कर्जा था? अमिता ने पूछा। कर्ज तो 50,000 का था बेटा, पर उसने किस्तों में 30,000 दे दिए थे। बाकी के 20,000 का दावा बैंक वालों ने किया है। माँ ने रोते हुए अमिता का हाथ पकड़ लिया। बेटी, अब तो तुम्हारे ऊपर ही है, इन्हें जेल जाने से बचाओ। अमिता ने बैंक द्वारा भेजे गए कागज़ देखने चाहे,
पिता का चेहरा उतर गया। बोले, बैंक ने अभी तो बेटा समन नहीं भेजा, लेकिन वहाँ के एक जान पहचान के आदमी ने बताया है कि जल्द भेजने की तैयारी हो रही है। उसने राय दी है कि मैं मैनेजर से मिल लूँ और शीघ्र रुपए की व्यवस्था करूँ। तो कागज आने दीजिए, तब देखते हैं। तुम बात नहीं समझी। समन आने पर बेटा तुरंत बात फैल जाएगी, क्या इज्जत रहेगी तब। माँ ने कातर भाव से कहा, बेटी अब माँ बाप की इज्जत तुम ही बचा सकती हो। अमिता ने चेक बुक निकाली और पिता के नाम 20,000 रुपये की राशि भर के उन्हें चेक दे दिया। माँ बाप ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। घर का वातावरण अब सहज होने लगा। अमिता ने हिसाब लगाया। खर्च के लिए पहले निकाली रकम 25,000 लगभग ख़त्म होने को है। वह 20,000 और बैंक से निकल गई। यूं ही चलता रहा तो सुबह राहुल को स्कूल की बस ले गई तो वह कपड़े बदलकर बैंक के क्लर्क सुभाष जी के फिर घर गई। वह बैंक जाने की तैयारी में थे और उनकी पत्नी टिफ़िन में खाना रख रही थी। दोनों ने बड़े अपनेपन से अमिता का स्वागत किया। सुभाष की पत्नी तो चाय बनाने चली गई। सुभाष जी, अमिता बोली, मैं सोचती हूँ कि बैंक में पड़ी रकम के लिए कुछ ऐसा उपाय करूँ कि जब तक उसमें से रुपए निकाले ना जा सकें, सुरक्षित रहें। वह तो मैं भी आपको राय देना चाहता था, सुभाष जी ने उत्साह से कहा। आपने केवल 20,000 का एक चेक बनवाया है। मेरी सलाह मानिए तो पूरी रकम को 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में डाल दें। ब्याज भी अधिक मिलेगा और रकम भी सुरक्षित रहेगी। उन्होंने अमिता को विस्तार से चालू और सावधिक खातों के बारे में समझाया। अमिता ने राहुल की फीस, किताब, कॉपी, कपड़ों और अपने अन्य खर्चों के बारे में बताया तो सुभाष जी ने कहा, आपकी जो जमा रकम है उस पर हर साल 25,000 से ज़्यादा का ब्याज मिलेगा। आप प्रति माह 2,000 उसमें से ले सकती हैं। इसके लिए आपको बैंक को लिखित रूप में देना होगा। इतने में तो आपके ज़रूरी खर्चे चल जाने चाहिए। उन्हें राहुल को नॉमिनी बनाते हुए अमिता को अपना जीवन बीमा कराने की सलाह भी दी। अमिता के आगे सुरक्षा का नया संसार खुल गया। मन की चिंता दूर हो गई। सुभाष जी के साथ बैंक गई और जमा राशि को फिक्स डिपॉजिट में करवा देने की कार्रवाई उसी दिन पूरी कर दी। बैंक से फ़ोन कर सुभाष ने बीमा कार्यालय के एक एजेंट को भी वहां बुलवा लिया और अमिता से परिचय कराते हुए जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में बातें की। एजेंट विवेक ने अमिता को विभिन्न पॉलिसियों के बारे में समझाया और शाखा कार्यालय में ले जाकर फॉर्म भरवाने के साथ साथ अन्य जांचों की भी कार्रवाई पूरी की। बीमे की किस्त अमिता को हर 3 माह में नकद देनी थी। विवेक ने जिम्मा लिया कि वह समय पर आकर रुपये ले जाकर कागज़ निपटा देगा। एजेंट था बीमा पॉलिसी का विवेक, जिसने अमिता को विभिन्न पॉलिसियों के बारे में समझाया। अमिता लगभग 4 बजे घर पहुंची तो सब चिंतित थे। माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी बेटी? बैंक गई थी माँ, कुछ और भी ज़रूरी काम थे। घरवाला का चेहरा आकांक्षाओं से घिर गया कि बैंक क्या करने गई थी, पर पूछने का साहस किसी में ना हुआ। 2 दिन बाद छोटा भाई ललित आया और बोला, दीदी कॉलेज से 20 लड़कों का एक ग्रुप विंटर वेकेशन के लिए गोवा घूमने जा रहा है। हर लड़के को 5,000 जमा करने पड़ेंगे। अमिता ने भी सख्ती से कहा, अभी गर्मियों की छुट्टियों में तो मसूरी घूमने गए थे ना। हर छुट्टी में मटर गश्ती गलत है। तुम्हें छुट्टियों में यही रहकर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। मैं इतने रुपए ना जुटा सकूंगी। ललित का चेहरा उतर गया। माँ भी अमिता का रुख देखकर कुछ ना कह सकी। 3 माह पूरे होने पर विवेक आकर बीमे की किश्त ले गया और कागज़ों पर उससे हस्ताक्षर भी कराए। अमिता ने साफ शब्दों में माँ को बता दिया कि अब राहुल की फ़ीस और ललित की कोचिंग की फ़ीस ही देने योग्य आय होगी। वीणा की फ़ीस पिताजी जैसे पहले देते थे दिया करें। विवेक की सलाह से अमिता ने एक स्वयंसेवी संस्था की सदस्यता ग्रहण कर ली। उसके कार्यक्रमों में वह अधिकतर घर के बाहर ही रहने लगी। बाहरी अनुभव बढ़ने और व्यवस्था के चलते अब अमिता का तन मन अधिक खुश रहने लगा। विवेक से अमिता की अच्छी पटने लगी। अक्सर दोनों साथ ही बाहर घूमते फिरते निकलते। यह देखकर माता पिता सहमत थे, किंतु सियानी और लखपति बेटी को क्या कहते। उसके कारण घर की हालत बदली थी। साल भर बाद ही एक दिन अमिता माँ से बोली, माँ मैंने विवेक से विवाह करना तय कर लिया है, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। माँ के कानों को तो विश्वास ही नहीं हुआ। हतप्रभ सी खड़ी रह गई। बगल में कमरे में पिताजी भी आ गए। क्या हुआ? मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मैं विवेक के साथ विवाह करने जा रही हूँ।
आशीर्वाद दें। माँ फट पड़ी, तेरी बुद्धि तो ठीक है, भला कोई विधवा। तभी विवेक आ गया। उसे देखकर माँ खामोश हो गई, लेकिन आते आते उसने उनकी बातें सुन ली थी। अंततः हंसकर विवेक बोला, माँ जी आप किस ज़माने की बात कर रही हैं? अब ज़माना बदल गया है। अब विधवा की दोबारा शादी को बुरा नहीं समझा जाता। जब हमें कोई आपत्ति नहीं है तो दूसरों को क्या लेना देना। खैर आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, ऐसा हमने मान लिया है। चलिए अमिता। उस दिन आर्य समाज मंदिर में उनका विवाह संपन्न हो गया। मन में सहमति ना रखते हुए भी अमिता के माता पिता व भाई बहन विवाहों में शामिल हुए। माता पिता ने कन्यादान किया। विवेक के घर में केवल माँ और छोटी बहन थी और विवेक के ऑफिस के सहयोगी भी पूरे उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। अमिता ने माता पिता के पैर छुए, फिर अमिता के साथ सभी लोग उसके घर आ गए तो विवेक की माँ ने कहा, समधी जी अब अमिता को विदा कीजिए, अब वह मेरी बहू है, उसे अपने घर जाने दें। पिता की ज़बान खुली, लेकिन राहुल? विवेक की माँ ने हंसकर कहा, राहुल विवेक को बहुत चाहता है, विवेक भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। बच्चों का उसके पिता का भी होना भी तो ज़रूरी है। अमिता बोली, पिताजी मेरे इस घर को फ़िलहाल किराए पर उठा दें, उसके पैसे से भाई बहनों की पढ़ाई, घर की देखभाल आदि का खर्च निकल आएगा। चलते समय विवेक ने अमिता के माता पिता से कहा, पिताजी मैंने अमिता से स्पष्ट कह दिया है कि उसका जो धन है वह उसी के पास ही रहेगा, उसके ही नाम से रहेगा। मैं खुद अपने परिवार, पत्नी और पुत्र के लायक बहुत कमा लेता हूँ। आप ऐसा ना सोचें कि उसके धन के लालच से मैंने शादी की है। वह धन उसी का है और राहुल का है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं खुद इतना कमा लेता हूँ कि मैं आराम से सबको गुजारा कर सकता हूँ। ठीक, धन्यवाद। ये थी आज की कहानी। समाज में एक विधवा के लिए जीवन इतना आसान नहीं होता और जब पास में पैसा हो तो और मुश्किल होता है। एक सच्चा साथी मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है। ऐसे हालात में धीरे धीरे सही समाज में परिवर्तन हो रहा है। बहुत शुक्रिया। कहानी पसंद आई तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हरप्रीत कौर की ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी। शुक्रिया।